हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस सेकंड लेक्चर ऑफ रिलेशंस में। लास्ट लेक्चर ऑफ रिलेशन में हमने सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर को जाना था। उसके बाद हमने समझा था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स को। उसके बाद हमने उसकी कुछ थ्योरम्स को पढ़ा था और मैंने कहा था आपसे कि आप उस पर कुछ एग्जाम्पल्स बनाइए और सोचिए कि क्या वो थ्योरम्स एज इट इज फॉलो करती हैं या फिर नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वो ट्राई किया होगा। उसके बाद हमने समझा था रिलेशन। एक रिलेशन क्या होता था? जी हाँ, एक रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, वो सबसेट किसका होता था? आपने सही समझा, ए क्रॉस बी का। रिलेशन की हमने बहुत सारी बातें जानी थी और लास्ट में मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था। उम्मीद है आपने कर लिया होगा। आज के इस वाले लेक्चर में हम बात करेंगे रिलेशंस की कुछ और बातों की। उन्हीं बातों को एक और बार कंपाइल अप करेंगे। उसके बाद हम समझेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट, मतलब कैसे कैसे रिलेशंस पॉसिबल हैं इन बिटवीन टू सेट्स। और उसके बाद समझेंगे टाइप ऑफ रिलेशन ऑन अ सेट। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है इसको भी हम समझेंगे, और अगर समय बचा तो हम समझेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन को। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन पहले देखते हैं जो एग्जाम्पल मैंने लास्ट क्लास में दिया था आपके होमवर्क के लिए, क्या आपने वो किया है? और अगर आपने किया है तो मेरे साथ मिला लीजिए। चलें देखते हैं। तो जी हाँ, ये एग्जाम्पल हमने किया था। एग्जाम्पल में क्या था, एक सेट ए गिवन था जिसमें x एलिमेंट है सच दैट x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 9। एक सेट बी था जिसमें y एलिमेंट है सच दैट y बिलोंग्स टू रियल नंबर और y इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता था। तो मैंने आपसे पूछा था आप मुझे a क्रॉस बी बताइए, आप मुझे b क्रॉस a बताइए, आप मुझे बताइए कि a क्रॉस बी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, साथ ही में b क्रॉस a में कितने एलिमेंट्स हैं, ए क्रॉस बी के सबसेट कितने होंगे, बी क्रॉस ए के सबसेट कितने होंगे, और टोटल पॉसिबल रिलेशन फ्रॉम ए टू बी और टोटल पॉसिबल रिलेशन फ्रॉम बी टू ए। तो चलिए शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे समझते हैं इस एग्जाम्पल को देखते हुए। देखिए सेट ए देखते हैं सबसे पहले। सेट ए हमने कहा x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 9। अगर x जो है प्राइम नंबर है लेस देन 9, तो देखिए उसमें 2 को आना चाहिए, फिर 3 को आना चाहिए, 5 को आना चाहिए और 7 को आना चाहिए। क्या 9 को आना चाहिए? नहीं, 9 तो प्राइम नंबर नहीं है। तो 2, 3, 5 और 7 ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं और 9 से छोटे नंबर्स हैं। उसके बाद हमें लिखना चाहिए सेट बी। अब देखिए सेट बी जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, चलिए इसे सुधार देते हैं। ये y होना चाहिए, वाई स्क्वायर माइनस 3y। तो देखिए इसके 2 रूट्स होंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रूट्स के फॉर्मूला आप जानते हैं, आप कैसे भी निकाल सकते हैं। ये यहाँ पे से सॉल्व करते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो देखिए वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से अगर मैं कॉमन निकालूँ तो y माइनस 2 माइनस 1 वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली मैं कह सकता हूँ कि y की मेरे y माइनस 1 और ये y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। वाई की 2 वैल्यू पॉसिबल हैं, 1 और 2। मतलब सेट बी में 2 एलिमेंट्स हैं। जी हाँ, कौन से? 1 और 2। ये 2 एलिमेंट सेट बी में पॉसिबल हैं। अब पहली चीज कही गई कि आप ए क्रॉस बी निकालिए। तो देखिए सबसे पहले निकालते हैं हम ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या होगा? ए क्रॉस बी एक अपने आप में सेट होगा जिसमें ऑर्डर्ड पेयर आ रहे होंगे। कौन से? देखिए ये वाले 2 1। पहला जो एलिमेंट होगा वो सेट ए से आएगा, दूसरा एलिमेंट सेट बी से आएगा, फिर 2 2 3 1 3 2। इसको यहां बंद कर देते हैं। 5 1 और 5 2 और 7 1 और 7 2। ये एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में आए। कितने एलिमेंट्स आए हैं गिन लीजिए? 8 ऑर्डर्ड पेयर आए हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितने होंगे? जी हां, वो हो जाएंगे 8। अभी इसी में बात करते हैं कि टोटल पॉसिबल सबसेट्स कितने होंगे। याद कीजिए, अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स होते थे तो उसके सबसेट कितने होते थे? जी हां, 2 की पावर n। तो टोटल पॉसिबल सबसेट्स, पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी के कितने टोटल पॉसिबल सबसेट्स होंगे? जी हाँ, 2 की पावर n, 2 की पावर 8। और इतने ही, हाँ अब याद कीजिए रिलेशन क्या होता था। ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट ए टू बी
रिलेशन है। तो मैं कह सकता हूं कि टोटल पॉसिबल रिलेशन फ्रॉम ए टू बी कितने होने चाहिए? जी हाँ, 2 की पावर 8 ही इन्हें हो जाना चाहिए। ये था ए क्रॉस बी निकालना। क्या बी क्रॉस ए आप लोगों ने निकाला था? मुझे उम्मीद है आपने बी क्रॉस ए निकाला होगा। चलिए देख लेते हैं बी क्रॉस ए क्या होगा। बी क्रॉस ए में भी ऑर्डर्ड पेयर पड़े होंगे। और कितने ऑर्डर्ड पेयर पड़े होंगे? 8 ऑर्डर्ड पेयर पड़े होंगे। लेकिन उसमें पहला एलिमेंट सेट बी से आएगा और दूसरा एलिमेंट कहां से आएगा? सेट ए से आएगा। तो देख लेते हैं, सेट बी से 1 लिया जा सकता है। 1 2 1 3 1 5 1 7 ये 4 एलिमेंट हम ले सकते हैं। 1 2 1 3 1 5 और 1 7 इनको आपस में डिफ्रेंशिएट करने के लिए कॉमा लगा देते हैं। दूसरा कौन आएगा? 2 2 2 3 2 5 2 7 2 2 2 3 2 5 और 2 7 ये सेट हो गया बी क्रॉस ए। अब मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए, जी हां वो कितने हो जाएंगे? 8। टोटल पॉसिबल सबसेट बी क्रॉस ए के, टोटल पॉसिबल सबसेट कितने होने चाहिए? सही सोचा आपने, 2 की पावर 8। और टोटल रिलेशन फ्रॉम बी टू ए, बी टू ए कितने रिलेशन होंगे? जी हां वो होंगे 2 की पावर 8। तो इस तरह हमारा ये वाला एग्जाम्पल हो जाता है। मुझे उम्मीद है आपको ये एग्जाम्पल समझ आया होगा। तो चलिए अब कुछ बातें हम समझते हुए चलते हैं। इतनी बातें हम जान चुके हैं, जो बातें जान चुके हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख भी लेते हैं। पहली बात हमने समझी रिलेशन के बारे में। क्या समझा हमने? देखिए, दो दो नॉन एम्प्टी सेट्स थे ए टू बी, तो एक रिलेशन क्या होगा? सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। पहली बात। दूसरी बात देखते हैं, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पी हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्यू इन बी ले लेते हैं। बी सेट में क्यू एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, जी हां ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हो जाने चाहिए? पी इंटू क्यू। ठीक है, मैं पूछूं टोटल पॉसिबल सबसेट, पॉसिबल सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, आप मुझे कहेंगे 2 की पावर पी क्यू। मैं कहूं टोटल पॉसिबल रिलेशन ऑफ ए क्रॉस बी, फ्रॉम ए टू बी लिख देते हैं इसे। टोटल पॉसिबल रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, आप मुझे कहेंगे सर 2 की पावर पी क्यू। अब मैं लिखता हूं टोटल नॉन वॉइड रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अब नॉन वॉइड कहने का मतलब क्या हुआ? देखिए, 2 की पावर पी क्यू में एक ऐसा सबसेट होगा ना जो नल सेट होगा। वो आपको पता है नल सेट होगा, वो हर, क्योंकि नल सेट जो होता था वो हर सेट का सबसेट होता था। अब नॉन वॉइड रिलेशन कहने का मतलब क्या हुआ? वॉइड का मतलब होता है खाली, मतलब एक ऐसा रिलेशन जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है। नॉन वॉइड का मतलब जो खाली ना हो। तो देखिए, 2 की पावर पी क्यू रिलेशन पॉसिबल होंगे, उसमें एक रिलेशन ऐसा होगा जो जो कैसा रिलेशन होगा? जो वॉइड रिलेशन होगा, मतलब जिसमें एम्प्टी रिलेशन होगा, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, उसको निकाल देते हैं। तो बाकी सारे रिलेशन कैसे होंगे? नॉन वॉइड रिलेशन। तो वो बन जाएंगे 2 की पावर पी क्यू माइनस 1। ये बात हमें समझ आ गई। इसके बाद एक और बात करते हैं।
देखिए सबसे बड़ा पॉसिबल रिलेशन कौन सा होगा, ए क्रॉस बी, क्योंकि वो एक यूनिवर्सल सेट होगा। यूनिवर्सल सेट आप जानते हैं ना, जिसके लिए सारे के सारे सब और जितने भी सेट्स हों वो उसके सबसेट हों। तो अगर मैं कहूं कि आर अगर ए क्रॉस बी के बराबर है, ठीक है, तो जो एलिमेंट्स होंगे सेट ए के उन्हें कहा जाएगा डोमेन ऑफ आर। देन सेट ए जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ आर। आर का डोमेन देखिए, सेट जब आर जो होगा वो ए क्रॉस बी के बराबर होगा, एग्जैक्टली बराबर होगा, मतलब वो सबसे बड़ा सबसेट का सेट अगर आर हो जाएगा, तो उस समय जो सेट ए में एलिमेंट्स आ रहे होंगे वो एलिमेंट्स डोमेन ऑफ आर कहलाएंगे, मतलब आर के डोमेन में वही एलिमेंट सारे के सारे आएंगे। डोमेन रेंज क्या होता है, यहां से एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हो गया है। और देखिए ये एक वो टर्म है जो कंसेप्चुअली हमें बताता है कि आर कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है, कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज वो ले सकता है। ऐसे में सेट बी जो हुआ, सेट बी वो हुआ रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ आर वो क्या हो जाएगा, उसे कहेंगे हम रेंज ऑफ आर। देखिए ऊपर वाले एग्जांपल में समझते हैं, चलिए अभी देखते हैं, इस वाले एग्जांपल में समझते हैं। देखिए मैंने कहा कि आर अगर ए क्रॉस बी के बराबर हो गया, मतलब ये जो रिलेशन है, ये जो सेट बना है इसे ही मैंने आर कह दिया, यही मेरा सबसे बड़ा सेट है पॉसिबल, और मैंने इसे क्या कह दिया, आर। तो जो ये सेट्स, ये चार एलिमेंट्स हैं, ये चार एलिमेंट्स जो एक एलिमेंट्स हैं वो डोमेन ऑफ आर कहलाएंगे, ठीक है, और जो बी के एलिमेंट्स हैं वो रेंज ऑफ आर कहलाएंगे। अभी एक नए एग्जांपल लेते हैं और उससे समझते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं, समझिए। तो देखिए हमारे सामने ये एग्जांपल है, हमारे पास एक सेट ए है जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं, -4, 1, 2, 4 और 9। हमारे पास एक सेट बी है जिसमें ये एलिमेंट्स हैं -2, 0, 1, 2, 3 और 5। और आगे कहा गया है एंड अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी मतलब वो सबसेट किसका होगा, ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। इज डिफाइंड एज ए आर बी। ए आर बी मैंने आपको लिखने का तरीका बताया था, ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, मतलब यहां के किसी एलिमेंट का स्क्वायर करूं तो ये वाला एलिमेंट आना चाहिए, ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर। इसने हमसे आर पूछा है, उसका डोमेन पूछा है, रेंज पूछा है, और एक नया शब्द को डोमेन पूछ लिया। अरे भैया ये क्या होता है, चलिए धीरे धीरे समझते हैं। पहले तो हमें यह समझना होगा कि हमारे आर सेट में कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। तो सोचते हैं, चलिए देखिए, ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ए आर बी, ए टू बी जो है, आर जो है वो रिलेशन है ए टू बी, तो आर को सबसेट होना चाहिए ए क्रॉस बी का, पहली बात, ठीक है। अब मतलब आर में क्या होंगे, आर में ऑर्डर्ड पेयर पड़े होंगे से ए कॉमा बी, सच दैट ए बिलोंग करेगा सेट ए में, बी बिलोंग करेगा सेट बी में, एंड ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ये वाली बात इसने कही है। अब सोचिए कि आर में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। देखिए बी की जगह अगर अगर मैं -2 रख दूं तो -2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 आ जाएगा। तो क्या 4 कॉमा -2 आना चाहिए, हाँ 4 कॉमा -2 आना चाहिए, 4 कॉमा -2। हमने क्या करना है, बी का स्क्वायर, देखिए बी की जगह -2 रखा जाएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, और -2 बी में है और 4 सेट ए में है। अब जीरो सोचिए, अगर मान लीजिए मैं जीरो रखता हूं बी की जगह, तो ए की जगह कितना आएगा, जीरो। तो जीरो जीरो क्या हो पाएगा, देखिए बी में तो जीरो है लेकिन ए में जीरो नहीं है, तो मतलब नहीं हो सकता। 1 रखें अगर हम बी की जगह, तो ए की जगह कितना आएगा, 1 का स्क्वायर दैट इज 1, तो मतलब कितना आना चाहिए, 1 1 आना चाहिए, 1 1 एज अ ऑर्डर्ड पेयर आना चाहिए, तो वो तो अब बन जाएगा। अगर मैंने बी की जगह 2 रखा तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 आ जाएगा, तो 4 2, देखिए लिखा तो 4 2 ही जाएगा, क्यों, क्योंकि ए कॉमा बी होगा, पहला एलिमेंट जो है वो सेट ए से आएगा और दूसरा एलिमेंट सेट बी से आएगा। अगर मान लीजिए मैं इस बी की जगह 3 रखता हूं तो ए की जगह 9 आएगा, क्या ए 9 ए में है, 9 ए में है, जी हाँ, तो 9 कॉमा 3,
एक ये आ जाएगा, 5 रखूंगा तो 25, लेकिन 25 सेट ए में नहीं है, तो मतलब मेरे पास ये 4 एलिमेंट्स आ गए हैं। अब देखिए आर जो है उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया है मैंने, ठीक है ना। आर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका और है, उसको मैं बना के दिखाता हूं और फिर उस तरीके से समझते हैं कि डोमेन और रेंज क्या होता है। ठीक है, देखिए रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए या फिर तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, मतलब आप इसे एज एन सेट लिखो और उसके बीच में ऑर्डर्ड पेयर डालो, या एक पॉपुलर रिप्रेजेंटेशन होता है ऐसे रिप्रेजेंट करना। अब देखिए ये जो पहला गोला है ये सेट ए को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा गोला सेट बी को रिप्रेजेंट करता है, और इसे ऐसे लिखना ये होता है रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। पढ़ा कैसे जाएगा, ए टू बी। अब याद कीजिए सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट्स थे। जी हाँ, सेट ए में एलिमेंट्स थे हमारे -4 1 2 4 9। तो चलिए उन्हें लिख देते हैं, -4 1 2 4 और 9। सेट बी में एलिमेंट्स बताइए। देखिए सेट बी में एलिमेंट्स हो गए -2 0 1 2 3 5। अब मैंने आपको बताया था डोमेन और रेंज की परिभाषा। मैंने कहा था कि इफ आर अगर ए क्रॉस बी के बराबर है, मतलब ए क्रॉस बी वो सबसे बड़ा जो पॉसिबल सेट होता, अगर आर वो है तो उस समय जो सेट ए होगा वो डोमेन ऑफ आर होगा। तो अगर मुझे कहीं कहे कि आप मुझे डोमेन ऑफ आर बताएं, मान लीजिए वो इसे आर डैश कह देते हैं, इसे आर, इस रिलेशन को आर डैश कह देते हैं, ये दोनों डिफरेंट हो जाएंगे, आर डैश हमारा ए क्रॉस बी के बराबर है। अब मैं आपसे पूछूं कि डोमेन ऑफ आर क्या हुआ, तो देखिए डोमेन ऑफ आर में ये जो सेट है सेट ए, मतलब -4 1 2 4 और 9, ये सेट होगा डोमेन ऑफ आर। मैं कहूं रेंज क्या होगी, रेंज ऑफ आर हो जाएगी ये सारे एलिमेंट्स -2 0 1 2 3 और 5। ठीक है, लेकिन हमारे यहां जो सेट अभी आर निकल के आया वो ये सेट नहीं है, वो ए क्रॉस बी तो नहीं है, वो ये सेट है। तो चलिए एक काम करते हैं, एक बार आर बनाते हैं। तो अब हम इस आर को देखते हैं, यहाँ पे एक सेट ए है और एक सेट बी है। ए में होने चाहिए 4 1 4 और 9, और बी में होने चाहिए -2 1 2 और 3। अब देखिए 4 को कनेक्ट किया गया है -2 के साथ, उसके बाद 1 को कनेक्ट किया गया है 1 के साथ, देन 4 को कनेक्ट किया गया है 2 के साथ, और 9 को कनेक्ट किया गया है 3 के साथ। अब हमारा ये जो रिलेशन R है ये है रिलेशन R फ्रॉम A टू B। अगर मैं इसमें बताऊं डोमेन ऑफ R, देखिए डोमेन ऑफ R की हम बात करें तो देखिए ये एलिमेंट्स 4 1 और 9, ये एलिमेंट्स इसके डोमेन में आ जाएंगे। और अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज में आ जाएंगे मेरे पास -2 1 2 और 3। तो हमने देखा कि हम रिलेशन को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए ऐसे रिप्रेजेंट करना और ऐसे रिप्रेजेंट करना बात एक ही है, दो अलग अलग रिप्रेजेंटेशन के तरीके हैं, और ये तरीके हमें ये बताते हैं कि रिलेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस तरीके में क्या है कि 4 की जो इमेज है वो -2 है, 1 की इमेज 1 है, 4 की इमेज 2 है और 9 की इमेज 3 है। ये सारी बातें हमने यहाँ पे जान ली, तो हमें समझ आया कि रिलेशन हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट। देखिए इस समय हमारे पास ए और बी दो डिफरेंट सेट्स हैं, ठीक है, और हम इसमें टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात कर रहे हैं। अभी अभी हम समझ के आए कि रिलेशन ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट होता है। तो देखिए वैसे तो बहुत सारे सबसेट्स हो सकते हैं, बहुत सारे सबसेट्स हो सकते हैं, तो बहुत सारे रिलेशन पॉसिबल्स हो सकते हैं, लेकिन हम दो पर्टिकुलर टाइप के रिलेशन को इधर समझते हैं। मतलब उनका नाम दे दिया है उसने, कैसे नाम दे दिया है, एक दे दिया है नल रिलेशन, मतलब जिस एक ऐसा रिलेशन जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, और एक दे दिया है यूनिवर्सल रिलेशन, मतलब आर किसके बराबर हो जाए, ए क्रॉस बी के बराबर हो जाए। तो चलिए इसको समझते हैं। पहला है हमारे पास
एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन कहें या वॉइड रिलेशन कहें, बात एक ही है। तो देखिए हम लिखेंगे अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। देखिए ये जो है ये वन सेट टू अनदर सेट है, मतलब ऐसा भी हो सकता है, अभी आगे आगे जो हम पढ़ेंगे, फ्रॉम ऑन अ सिंगल सेट, मतलब फ्रॉम सेट ए टू सेट ए होगा। अभी हम दो अलग अलग सेट ले रहे हैं, सेट ए और सेट बी। अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड एन एम्प्टी रिलेशन। कब कहेंगे? इफ आर जो हो कैसा हो, एक नल सेट हो, आर इज इक्वल टू 5। एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए मान लीजिए हमारे पास एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट हैं 2, 4 और 6, और एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट हैं 1, 3 और 5। और मैं कहूं कि आर एक रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी। आर एक रिलेशन है ए टू बी सच दैट आर में ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर पड़े हैं, सच दैट ए बिलोंग करेगा सेट ए से, बी बिलोंग करेगा सेट बी से, और ए प्लस बी वो इवन नंबर हो जाए। ये मैंने आपको एक कंडीशन लिख के दी। अब जरा सोचिए, आर पहली बात है कि वो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, नो डाउट, लेकिन इसने कहा कि ए प्लस बी इवन होना चाहिए। इवन अब ए में 2 है, मान लीजिए मैंने ए में 2 ले लिया और बी की जगह 1 ले लिया, तो देखिए 3 आएगा, 3 इज एन ऑड नंबर। ए में सारे के सारे इवन नंबर पड़े हैं और बी में सारे के सारे ऑड नंबर पड़े हैं। ऑड प्लस इवन का सम, जी हाँ, वो हमेशा ऑड आता है। अगर सम हमेशा ऑड आएगा तो आर में क्या कोई एलिमेंट होगा? नहीं। तो देखिए मैं कह सकता हूं ना कि फाइनली आर कैसा होगा? आर जो हमारा होगा वो एक वॉइड रिलेशन होगा या नल रिलेशन होगा, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। ये हुआ एम्प्टी रिलेशन या वॉइड रिलेशन। दूसरी बात करते हैं हम यूनिवर्सल रिलेशन। दूसरी बात है हमारी यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, अब देखिए बात वही है कि अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी is called a universal relation. ये यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा कब? जी हाँ, जब R जो होगा वो A क्रॉस P के बराबर होगा। इफ R इज इक्वल्स टू A क्रॉस B। ऐसे में आप डोमेन ऑफ R भी जानते हैं, डोमेन क्या होगा? जी हाँ, वो सेट A के सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे डोमेन ऑफ R। वो सेट A हो जाएगा और रेंज ऑफ R जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? सेट बी हो जाएगी। ये हुआ हमारा रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। ये रिलेशन कैसे हैं? ये फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट है। अब हम एक केस लेते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन ऑन अ सेट, मतलब ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। अब चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए टाइप्स ऑफ रिलेशन ऑन अ सेट कहने का मतलब क्या हुआ? अभी तक हमारे पास दो डिफरेंट सेट्स थे, सेट ए और सेट बी, तब हम ए क्रॉस बी का सबसेट कह रहे थे। अब हमारे पास एक ही सेट है, अ रिलेशन आर, a relation R from set A to set A। अब set A to set A कहने का मतलब क्या हुआ? इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A। अब वो A क्रॉस A का सबसेट होगा, इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A। देखिए अब इसने क्या किया ना, इसने इसने जो सेट बी था हमारा उसे रिप्लेस कर दिया सेट ए से। अब मैं आपको कहूं कि एक एग्जांपल, एक सेट दे दूं आपको और कहूं कि रिलेशन आर ऑन अ सेट ए है, तो मुझे ज्यादा सोचने की जरूरत है। सिंगल एक सेट है, सिंगल एक मेरे पास
सेट दिया हुआ है जिसका नाम है सेट ए, मैं ए क्रॉस ए लिखूंगा और उसका कोई भी सबसेट उठा लूंगा तो फिर वो रिलेशन हो जाएगा ए टू ए। अब देखिए इसमें उसने बताया क्या, इसने उसने बताया है जैसे पहले भी सीखा हमने एम्प्टी या वॉइड रिलेशन। वॉइड रिलेशन, एम्प्टी या वॉइड रिलेशन कहने का मतलब हुआ क्या, जी हाँ, आर को क्या होना चाहिए, आर शुड बी इक्वल टू 5। अब कैसे लिखेंगे इसे जरा देखते हैं। अब एक एग्जांपल लेके समझते हैं। सेट ए में एक एलिमेंट है 1 3 और 5, अ रिलेशन आर है ऑन अ सेट ए, अ रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन अ सेट ए, सेट ए में डिफाइंड है सच दैट ए आर बी, ए आर बी मतलब ए और बी सेट आर में होंगे और ए प्लस बी इज, ये सारे के सारे ऑड हैं इसे ले लेते हैं ऑड, ए प्लस बी इज ऑड। अब मैंने आपसे पूछा कि क्या ये एक वर्ड रिलेशन है, अब जरा समझिए मैंने क्या कहा, मैंने आपको कहा सेट ए दिया, ए में 3 एलिमेंट्स हैं 1 3 और 5। तो देखिए यहाँ पे सेट ए हमारे पास है 1 3 और 5, पहले मुझे निकालना होगा ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए। तो देखिए ए क्रॉस ए का मतलब क्या हुआ, इस सेट की इसके साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो उसमें कितने एलिमेंट होने चाहिए, 3 3 9 मतलब 1 1 1 3 1 5, फिर हमारे पास आ जाएंगे 3 1 3 3 3 5 और उसके बाद आ जाएगा 5 1 5 3 5 5, मतलब ए क्रॉस बी जो है, ए क्रॉस ए जो आया उसमें ये सारे एलिमेंट्स आए। अब इसने देखिए आर हमें कहा कि आर इसका एक सबसेट है सच दैट ए प्लस बी जो हो जाए वो ऑड आ जाए। देखिए 1 + 1 को जोड़ूंगा 2 आएगा, इवन है, इन दोनों का सम भी इवन है, इन दोनों का सम भी इवन है। आप सभी देखिए इन सभी का सम जो आएगा वो क्या आएगा, वो इवन आएगा, मतलब ऑड वाला तो कुछ आएगा ही नहीं। तो आर ऐसे में क्या हो जाना चाहिए, आर ऐसे में एक नल सेट हो जाना चाहिए, इसीलिए मैं आर को कहूंगा एक वॉइड या एम्प्टी रिलेशन। देखिए बस फर्क इतना सा पड़ा है कि हमने सेट बी को सेट ए से रिप्लेस कर दिया है और नाम दे दिया है रिलेशन ऑन अ सेट। अगर हमने इतना ही फर्क किया है तो हम यूनिवर्सल रिलेशन को भी बता सकते हैं। चलिए यूनिवर्सल रिलेशन जानते हैं। यूनिवर्सल रिलेशन, अब तो देखिए बात क्लियर है ना कि आर जो होगा वो ए क्रॉस ए का सबसेट होगा, यहाँ पे फिर भी हम लिख लेते हैं आर जो होगा वो सबसेट होगा ए क्रॉस ए का। और यूनिवर्सल रिलेशन होने के लिए अगर है आर तो जी हाँ, आर को किसके बराबर हो जाना चाहिए, ए क्रॉस ए के। फॉर आर टू बी अ रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन, आर को किसके बराबर होना चाहिए, आर शुड बी इक्वल टू ए क्रॉस ए। अगर आर ए क्रॉस ए के बराबर है तो मैं उसे कहूंगा यूनिवर्सल रिलेशन। और देखिए उस समय उसका डोमेन और रेंज दोनों बराबर होंगी, जी हाँ, डोमेन ऑफ आर वो रेंज ऑफ आर के बराबर होगा और वो किसके बराबर होना चाहिए, वो सेट ए के बराबर होना चाहिए। ये हुआ हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। उसके बाद हम बात करते हैं आइडेंटिटी रिलेशन की। अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए is said to be an identity relation। देखिए आप किसी रिलेशन आर को हम
आइडेंटिटी रिलेशन कब कहेंगे? तो देखिए, आर में ए कॉमा बी क्या होने चाहिए? जी हाँ, ये ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए सच दैट ए और बी, अब ये सेट ए से ही आ रहे होंगे और ए और बी को बराबर होना पड़ेगा, मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4, अगर कुछ ऐसा है तो फिर मतलब ए और बी दोनों की वैल्यू को क्या होना पड़ेगा? सेम होना पड़ेगा, तब होगा आइडेंटिटी रिलेशन। तो इसके बाद जो आखिरी बात इसने हमें बताई है वो है इनवर्स रिलेशन। अब समझते हैं एक इनवर्स रिलेशन क्या होता है। देखिए, एक रिलेशन आर है, अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, ये एक रिलेशन इसने हमें डिफाइन करके दे रखा है। अब हम इसका इनवर्स रिलेशन चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं इनवर्स रिलेशन। तो हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग इनवर्स रिलेशन जो लिखेंगे वो होगा, अब देखिए ये जो आर ए इनवर्स बी था वो ऐसे था, उसमें ए कॉमा बी एलिमेंट्स थे सच दैट ए सेट ए को बिलोंग कर रहा था और बी सेट बी को बिलोंग कर रहा था, और इसके साथ कोई कंडीशन उसने कही होगी। देन इनवर्स ऑफ दिस रिलेशन आर, हम क्या चाहते हैं? इसका इनवर्स चाहते हैं। इनवर्स ऑफ दिस रिलेशन आर, वो होगा, उसे रिप्रेजेंट करेंगे आर इनवर्स, वो होगा रिलेशन फ्रॉम बी टू ए। इट विल बी अ रिलेशन फ्रॉम बी टू ए, मतलब अभी सेट ए से सेट बी पे रिलेशन जा रहा था, अब रिवर्स हो जाएगा, अब सेट बी से सेट ए में जाएगा, तो आर इनवर्स जो होगा वो रिलेशन होगा बी टू ए। ठीक है, और अब आर इनवर्स क्या होगा? देखिए, आर इनवर्स जो होगा इसमें अब इसके एलिमेंट्स पलट जाएंगे, उसमें सपोज ए कॉमा बी एलिमेंट्स है। ठीक है, अब जो पहला एलिमेंट आएगा, जी हाँ, वो यहां से आएगा, वो बिलोंग करेगा सेट बी से, और जो दूसरा एलिमेंट है वो बिलोंग करेगा सेट ए से। हमने क्या किया? हमने पलट दिया, जो सेट हमारे लिए पहले ए टू बी था जो रिलेशन, उसको हमने बी टू ए बना दिया। अब हम उल्टा कर रहे हैं, मतलब पहले वो ए क्रॉस बी का सबसेट था, अब वो बी क्रॉस ए का सबसेट होगा। तो याद कीजिए, बी क्रॉस ए के सबसेट में पहला जो एलिमेंट आएगा, जो ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट लिखा जाएगा, क्या वो सेट बी से आएगा? हाँ, वो सेट बी से आएगा। और देखिए, जब ये चीज पलट गई तो क्या आर का जो डोमेन है वो आर इनवर्स की रेंज बन जाना चाहिए? क्या ऐसा होना चाहिए? जी हाँ। देखिए, हमने समझा था कि हमारे पास ये जो रिलेशन आर था, सपोज ये सेट ए था, ये सेट बी था, और ये रिलेशन आर था, तो जो सेट ए के एलिमेंट्स थे वो डोमेन थे आर का, और सेट बी के एलिमेंट्स उसकी इमेज थे। अब ये उल्टा हो गया है, ये सेट बी जो है ये डोमेन के तौर पे काम करेगा। अब ये रिलेशन बी टू ए है, और इस रिलेशन का नाम क्या है? आर इनवर्स। तो हम लिख सकते हैं क्या? देन डोमेन ऑफ आर जो है, डोमेन ऑफ आर, क्या डोमेन ऑफ आर ए है? अब वो क्या इसकी रेंज बन चुका है? वो क्या रेंज ऑफ आर इनवर्स होना चाहिए, और साथ ही में क्या रेंज ऑफ जो रिलेशन आर की रेंज थी, अब वो आर इनवर्स का क्या बन चुका है? डोमेन बन चुका है। वो क्या है? डोमेन ऑफ आर इनवर्स। ये बात हमने समझी। एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं, एग्जाम्पल लेके हमें बेहतर ढंग से समझ आएगा कि हम क्या करना चाहते हैं। तो देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट है 2 7 6। अब एक रिलेशन आर है, आर में हमारे पास एलिमेंट है 2 7, देन 3 6 3 7 और 1
मान लीजिए ये हमारा सेट, ये हमारा रिलेशन आर है। पहले तो मुझे बताइए क्या क्या ये रिलेशन पॉसिबल है? अब ये सोचिए, क्या ये ए क्रॉस बी का सबसेट है? इसमें हमेशा एलिमेंट, जो पहला एलिमेंट है वो सेट ए से आना चाहिए और जो दूसरा एलिमेंट है वो सेट बी से आना चाहिए। जी हाँ, ये जो है देखिए 2 3 3 ए, ये सारे सेट ए में है। 7 6 7 2, हाँ जी इसमें है। अगर मैं आपसे अभी कहूं कि आर का डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ आर को क्या होना चाहिए? डोमेन ऑफ आर को होना चाहिए एक सेट जिसमें एलिमेंट हो 2 3 और 1। और रेंज क्या होनी चाहिए? जी हाँ, रेंज आएगा 7 6 7। दोबारा लिखूं क्या? नहीं, हम इसमें रिपीट करके एलिमेंट को नहीं लिखते। 7 6 और 2, ये इसकी रेंज है। अब हमें क्या जानना है? अब हमें निकालना है आर का इनवर्स। देखिए आर का इनवर्स क्या होगा, इन दोनों को पलट दीजिए। 7,2 6,3 7,3 और 2,1, ये जो सेट बना, ये सेट बना इनवर्स ऑफ आर। इसे क्या कहेंगे? इनवर्स ऑफ रिलेशन आर, ये जो सेट है। अब मैं आपसे पूछूं कि आर इनवर्स का डोमेन क्या है? डोमेन ऑफ आर इनवर्स क्या आप मुझे बता सकते हैं? देखिए 7 6 7 2, तो मतलब 7 6 और 2 इफेक्टिवली आना चाहिए। और अगर मैं आपको कहूं कि रेंज क्या होगी भाई इसकी, रेंज ऑफ आर इनवर्स, तो आप मुझे बता सकते हैं सर आप 2 लिख लीजिए, 3 और 1, मतलब 1 2 और 3। अब जरा कंपेयर कीजिए, क्या डोमेन ऑफ आर आर इनवर्स की रेंज है? और रेंज ऑफ आर क्या आर इनवर्स का डोमेन है? जी हाँ, ये दोनों ही बातें इसके साथ सेटिस्फाई कर गई हैं। तो इस लेक्चर में हमने क्या समझा? इस लेक्चर में सबसे पहले हमने जाना आज कि रिलेशन को हमने जो कल सीखा था उसके थोड़ी सी और बातें जानी। उसके बाद हमने समझा टाइप्स ऑफ रिलेशन ऑन अ सेट। फिर हमने समझा टाइप्स ऑफ रिलेशन फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट। हमने समझा एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन। और उसके बाद हमने समझा आइडेंटिटी रिलेशन, और ये फाइनली हमने समझा इनवर्स रिलेशन। तो देखिए ये 4 टाइप के रिलेशंस हमने समझ लिए। रिलेशंस को कुछ और पॉसिबिलिटीज के क्राइटेरिया पर भी क्लासिफाई किया हुआ है, उसे हम सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम जानेंगे कि कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होगा, ट्रांजिटिव कब होगा, सिमेट्रिक कब होगा और इक्विवेलेंस कब होगा। ये सारी कंडीशंस हम जानेंगे, लेकिन हम ये जानेंगे अगले वाले अपने लेक्चर में। आज के लेक्चर में मुझे लगता है बस इतना काफी है, आप भी थक गए होंगे। तो चलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इन नोट्स को अच्छे से बनाइएगा, कोई डाउट्स होगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं। बस इतनी सी बात थी। तो चलिए, थैंक यू, आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू गाइस, थैंक यू।